हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सूत्रा सीरीज। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही डिफरेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बट मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने ज्योग्राफी के सारे चैप्टर पढ़े होंगे और वीडियोस भी देखी होंगी। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए, आखिर ज्योग्राफी हम पढ़ते क्यों हैं? ज्योग्राफी हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम जहां पे रहने वाले लोगों के बारे में, यहाँ पे रहने वाले डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, यहाँ के इकोसिस्टम के बारे में बेटरली अंडरस्टैंड कर सकें और उसके साथ कोहेरेंस बना के हम सर्वाइव कर सकें। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ दो वर्ड से बना हुआ है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, डाइवर्सिटी मतलब कितनी डिफरेंट लिविंग थिंग्स हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, लिविंग स्पीसीज हमारे पास अवेलेबल है। हम इस डाइवर्सिटी को तीन बेसिस पे देख सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो सकती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि जीन्स के बेसिस पे कितना डिफरेंट एक स्पीसीज हो सकता है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। उसमें मोर और लेस अपीयरेंस में भी सेम होगा, बट फिर भी कैरेक्टर जो है वो कुछ कुछ अमाउंट में चेंज होते रहेंगे। जहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात आती है तो यहाँ पे ऑल टुगेदर स्पीसीज ही अलग हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इनके बीच का डिफरेंस काफी वास्ट होता है। और अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, तो इट इज समथिंग जो कि हैबिटेबल जोन के बारे में बात कर सकती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, इकोसिस्टम आपका लैंड बेस्ड हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, तो उसकी बेस पे भी हमारी डाइवर्सिटी नजर आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है, जैसे ह्यूमन बींग्स आए हैं अर्थ पे, उसके बाद में लगातार डाइवर्सिटी जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती जा रही है। अब इसके क्या कारण हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि सर डाइवर्सिटी चलो रिड्यूस होती जा रही है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी? सबसे पहली चीज आती है इकोलॉजिकल रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। देखिए, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई भी एक स्पीसीज हमारे इकोसिस्टम से गायब हो जाता है तो उसका हमारे पास काफी बड़ा लॉस देखने को मिलता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास में, जिसकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आप देख सकते हो। अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए थ्रेट है, ठीक है। अगर क्रो की पॉपुलेशन कम हो रही है, वो भी हमारे लिए थ्रेट है। तो डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फूड चेन और फूड वेब के थ्रू ही सर्वाइव करते हैं, और वो फूड चेन या फूड वेब उस केस में डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आता है इकोनॉमिकल रोल। देखिए, बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिकल रोल भी काफी हाई होता है। जैसे आजकल तो हम इवन हमारे फ्यूल बनाने के लिए भी एल्गी का यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मतलब वहां से लेके, और अगर मैं अपने कुछ रिसर्च की बात करता हूं, मैं मेडिसिन डेवलपमेंट की बात करता हूं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करता हूं, ये सब जो है वो तभी ग्रो करेंगे, इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब हमारे पास डाइवर्सिटी होगी। और फिर अगर मुझे किसी भी स्पीसीज के ऊपर रिसर्च करना है, मुझे किसी पेंडेमिक के बारे में रिसर्च करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए साइंटिफिक रोल जो है वो बायोडाइवर्सिटी का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट बायोडाइवर्सिटी साइंस हमारी डेवलप नहीं हो सकती। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बायोडाइवर्सिटी किस वजह से लॉस हो रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो लॉस होता है, मास एक्सटिंक्शन जो चल रहा है, वो ह्यूमन के बाद में काफी बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि एकदम से बहुत सारे स्पीसीज का डिक्रीज होते चले जाना। इसमें मुझे पता लगता है कुछ नेचुरल क्लैमिटीज भी अकाउंटेबल होती हैं, जैसे अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, वोल्केनिक इरप्शन होना, फॉरेस्ट फायर होना। नो डाउट दीज आर अकाउंटेबल। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूटेंट, इन सब का ज्यादा यूज करना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है, वो जल्दी से खत्म नहीं होते और हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। इसके लिए आपने पढ़ा होगा बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है ना। बायो अक्यूमुलेशन की मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स कुछ कंज्यूम कर लेते हैं जो कि बेसिकली नेक्स्ट स्पीसीज में अक्यूमुलेट होता चला जाता है, और वो हमारे लिए काफी थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट करता है। इसके अलावा एक्जोटिक स्पीसीज वो भी काफी हद तक डाइवर्सिटी को डिक्रीज कर लेते हैं। कैसे? एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब होता है एक ऐसा स्पीसीज जो पर्टिकुलरली इस इकोसिस्टम में नहीं रहता था, हमने कहीं से लेके आए और उसको इंट्रोड्यूस किया। अब उससे दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या तो वो इसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंटल कंडीशन, उसके सर्वाइवल कंडीशन कुछ अलग थी। या फिर वो उसको इतना अडॉप्ट कर लेगा कि वो एक इंडिविजुअल स्पीसीज बन जाएगा, मतलब वो खुद ही सर्वाइव करेगा, बाकी सब स्पीसीज के लिए काफी बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। इस वजह से डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। और फिर आते हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, जिसके अंदर की ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। पॉचिंग करते हैं, कोई आपका हॉर्न है वो इंपॉर्टेंट है, किसी के टीथ है वो इंपॉर्टेंट है, और उसको ट्रेड करने के लिए वो इलीगल पॉचिंग करते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। तो डाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सर्टेनली हम इसको कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हमारे लिए क्या करती है, कुछ रेड डेटा बुक देती है। रेड डेटा बुक क्या बताती है? स्पीसीज के स्टेटस बताती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है कि दो स्पीसीज जो कि अब एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं, अपनी बेसिकली क्रिटिकल कगार पे हैं।
वनरेबल स्पीसीज वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी एंडेंजर की कैटेगरी में चले जाएंगे। रेयर स्पीसीज है जो बहुत कम ही देखने को हमें किसी सरफेस पे मिल रहे हैं। इसलिए हमारे पास ये रेड डेटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें स्पीसीज को इजीली ट्रैक करने की कैपेबिलिटी पता लगती है और इसी से हमें पता लगता है किस स्पीसीज का अभी क्या स्टेटस है और हमें कितने एफर्ट इसके ऊपर डालने की रिक्वायरमेंट है। सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर रहे हैं? यस, देखो बहुत सारी ऐसी हमारे पास समिट होती हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट समिट आती है रियो डी जेनेरियो के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए ब्राजील में 1992 के अंदर समिट हुई। समिट के अंदर क्या डिसाइड किया गया और क्या एफर्ट डाले गए? एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीसीज दैट आर एंडेंजर्ड, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन है। एंडेंजर्ड मतलब इसके बाद तो एक्सटिंक्ट ही हो जाना है स्पीसीज, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालने चाहिए जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है उनको प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हमें रेड डेटा बुक से पता लगेगा इस स्पीसीज को ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है एंड वी शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स देम। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास जो वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, टिम्बर प्लांट्स हैं, लाइव स्टॉक है, इस वैरायटी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक्सप्लॉइटेशन मैक्सिमम लेवल तक करें और ये धीरे धीरे खत्म होते चले जाएं, उससे हमारे पास कोई मतलब ना हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कंट्री को अपने हैबिटेट के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कोई फ्लोरा फ्योना जो क्रिटिकल कंडीशन में है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फिर हमारे जो स्पीसीज हैं उनको फीड करना, ब्रीड करना, रेस्ट और नर्सिंग करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में तो हमें उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। एंड फाइनली जो इंटरनेशनल ट्रेड है वाइल्ड प्लांट में, वाइल्ड एनिमल्स को रेगुलेट करना चाहिए और हो सके तो बैन कर देना चाहिए। इससे हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर पाएंगे। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर को पढ़ें। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास बहुत सारे मेगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में। स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आपका वेस्टर्न इक्वाडोर के अंदर देखने को मिल जाता है, ट्रॉपिकल एंडीज के अंदर देखने को मिलता है, सेंट्रल अमेरिका के हाईलैंड फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ऑन द सेम पार्ट आपका ग्वेना रीजन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। आपके ईस्ट तांजानिया के अंदर, मडागास्कर के अंदर, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के अंदर, ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर, पेनिनसुलर मलेशिया के अंदर, फिलिपाइन के अंदर, क्वींसलैंड के अंदर, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। इनका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीसीज अपने एक्सट्रीम नंबर में है, डाइवर्सिटी काफी अच्छी है। बस अब हमें इसकी इंफॉर्मेशन लेके ऐसा नहीं करना कि इसको हम एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दें, उल्टा हमें इसके लिए कुछ कंजर्वेशन मेजर्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि हम डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। रीड दिस चैप्टर एंड दिस इज बेसिकली द होल ज्योग्राफी एनसीईआरटी सूत्रा जो आपका पूरा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आएगा, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब वीडियोस के साथ साथ में आप चैप्टर को भी रीड आउट करोगे। दिस इज माय इंस्टा हैंडल फॉर एनी केस ऑफ क्वेरीज और डाउट्स, यू कैन जॉइन मी हियर, connect me here, or even you can join this Telegram channel for future updates. Thank you very much. Best wishes. Take care.